नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम बात कर रहे थे प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल के बारे में। यानी कि वो पीरियड, वो काल जो कि मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य शुरू होने से पहले का पीरियड था या पहले का काल था। उसी को हमने मौर्यन या प्री मौर्यन पीरियड कहा या पूर्व मौर्य काल कहा, जिसमें हमने तीन मगध के सबसे पहले राजवंशों के बारे में बात की। सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदा डायनेस्टी या नंद वंश, और फिर हमने बात की भारत में होने वाले दो विदेशी आक्रमणों के बारे में, जिसमें सबसे पहला आक्रमण पर्शियंस के द्वारा या ईरानियों के द्वारा किया गया था, और दूसरा जो विदेशी आक्रमण था वो करने वाले थे ग्रीक्स यानी कि यूनानी, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के बारे में हमने बात की थी। तो चलिए, प्री मौर्यन पीरियड हमने समाप्त किया। आज हम शुरू करेंगे और बात करेंगे मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए भाई, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य। 323 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 184 ईसा पूर्व तक मगध का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चला, जिसे हम मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करते थे, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया और इन मगध वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। लिखेंगे, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। ऐसे कई लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जहां से हमें मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स अर्थशास्त्र है। और आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी, जो कि एक राजनैतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका विषय पूरी तरीके से पॉलिटिकल या पूरी तरीके से राजनैतिक है। एक राजनैतिक विषय पर ही आधारित है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चाणक्य ने की। इसके अलावा मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक सोर्स हैं, जो हमें जानकारी देते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। और इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ईसा के जन्म से लगभग 323 वर्ष पहले की गई थी। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया, ही किल्ड धनानंद और घनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। इसने अपने गुरु चाणक्य की मदद से ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की थी, और घनानंद की ही हत्या करने के बाद ही बिकेम द रूलर ऑफ मगध, ये मगध का शासक बना मात्र 25 वर्ष की आयु में। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की ही पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में भी की गई है। यानी कि
चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नेम या यूनानी नाम जो यूनानी लेखकों ने इसे दिया है वो है सेंड्रोकोट्स। इसे सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। इसी को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क एंड जस्टिन। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में दो यूनानी लेखक हुआ करते थे। एक का नाम प्लूटार्क था और एक का नाम जस्टिन। जस्टिन इसका बेटा भी था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क एंड जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य had an army of 6,40,000 soldiers। तो ध्यान रखेंगे, प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार या प्लूटार्क और जस्टिन ऐसा लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या सेना में लगभग 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे और इस विशालकाय सेना से इसने पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। चारों दिशाओं में ही कीर्ति विद्यमान थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज फर्स्ट चक्रवर्तीन सम्राट ऑफ इंडिया। जो शासक स्थायी सेना रखा करते थे, जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी या परमानेंट आर्मी हुआ करती थी, उन्हीं को सम्राट कहा जाता था। लेकिन जिन सम्राटों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में विद्यमान थी, वो कहलाते थे चक्रवर्तीन सम्राट। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास का सबसे पहला चक्रवर्तीन सम्राट कहलाता है। ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट चक्रवर्तीन सम्राट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे भारतीय इतिहास का सबसे पहला चक्रवर्तीन सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड तीन महत्वपूर्ण तथ्य, तीन महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इन हिज रूलिंग पीरियड ही बिल्ट सुदर्शन लेक ऑन गिरनार हिल। चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा अपने शासनकाल में गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा अपने शासनकाल में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस सुदर्शन झील की 2 बार रेनोवेशंस भी की गई हैं, 2 बार मरम्मत भी की गई है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे सबसे पहला सवाल, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। और सुदर्शन झील की सबसे पहली रेनोवेशन, सबसे पहली मरम्मत करवाने वाला शासक था रुद्रदामन या रुद्रदामन फर्स्ट, जो कि शक वंश का सबसे महान राजा था। इस बात का उल्लेख कि इसने सुदर्शन झील की सबसे पहली बार मरम्मत करवाई, इसी के अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है। और वो अभिलेख कौन सा है? वो कहलाता है जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की सबसे पहली बार मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाई गई थी, जो कि मौर्य साम्राज्य का जो कि शक वंश का सबसे महान राजा था। और जूनागढ़ अभिलेख is considered as first and the longest inscription of Sanskrit।
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख को ही संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है, जहां से हमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिली है कि उसी ने सुदर्शन झील की पहली बार मरम्मत करवाई थी। और ध्यान रखेंगे, दूसरी बार मरम्मत करवाने वाला था गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। और इसने भी अपने नाम का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में करवाया था। तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, जिसकी 2 बार मरम्मत हुई। एक बार मरम्मत करवाने वाला शासक शक वंश का सबसे महान राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसकी जानकारी हमें उसके एक अभिलेख से चलती है, जो कि संस्कृत का भारत में पहला और सबसे लंबा अभिलेख कहलाता है, जो कहलाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। और इसकी दूसरी बार मरम्मत करने वाला शासक या करवाने वाला शासक गुप्त वंश का ही अंतिम महान राजा, जिसका नाम स्कंदगुप्त था। इसके अलावा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था, और जब सिकंदर या अलेक्जेंडर की तबीयत खराब हुई थी तो वो अपना जीता हुआ सारा का सारा क्षेत्र का केयरटेकर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को ही बनाकर यहां से वापस लौट गया था, लेकिन बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद अगला यूनानी शासक, अगला ग्रीक रूलर उसी का सेनापति बन गया, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत में आक्रमण हुआ, और ऐसा कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने पहुंचा तो उसकी विशालकाय सेना को ही देखकर घबरा गया, और दोनों के बीच में एक ट्रिटी हो गई, एक संधि हो गई। और उस ट्रिटी के तहत, उसी ट्रिटी या उसी संधि के तहत कुछ महत्वपूर्ण 3 समझौते हुए। सबसे पहला समझौता तो यह हुआ कि जितना भी क्षेत्र जीतते हुए आया था सेल्यूकस निकेटर, वो सारा का सारा उसने वापस किया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आप लिख सकते हैं, एज पर दैट ट्रिटी ही गेव काबुल, कंधार, हेरात एंड जेड्रोसिया टू चंद्रगुप्त मौर्य। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। जो वो जीतते हुए आया था वो सारे के सारे प्रांत उसने वापस कर दिए, उसने दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था हेलेना। उस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का ही पुत्र हुआ जस्टिन। और तीसरा समझौता यह हुआ कि सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत अम्बेसडर हुआ करता था मेगास्थनीज। ही वॉज सेंट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, और उसी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। तो सबसे पहला काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया प्रांत। काबुल, कंधार, हेरात
और जेड्रोसिया जो प्रोविंसेस या प्रांत थे, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके अलावा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, जो कि यूनानी राजदूत था। इसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। इसी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सर ये तो अफगानिस्तान में है ना? हाँ मेरे भाई, उस समय अफगानिस्तान भी तो इंडिया का ही पार्ट था ना। हम प्राचीन काल पढ़ रहे हैं। ये संधि करके सेल्यूकस निकेटर हमेशा के लिए यहां से वापस लौट गया, और जब वो वापस लौटा, ध्यान रखेंगे, इन रिटर्न जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये तीनों की तीनों संधियां करके सेल्यूकस निकेटर यहां से वापस लौटा, तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को लौटते हुए 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स उपहार में दिए या गिफ्ट किए। तीन सौ ईसा पूर्व में 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा फर्स्ट जैन काउंसिल या प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया गया। और आप जानते हैं इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया था, और इसी में जैनिज्म या जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ था। एक कहलाए श्वेतांबर जैन और एक कहलाए दिगंबर जैन। और याद कीजिए, जैनिज्म वाली क्लास मैंने आपको बताया था, दिगंबरों के संस्थापक हुए भद्रबाहु, और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी भद्रबाहु का ही अनुयायी या शिष्य हुआ करता था, इसीलिए भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां पर चला गया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया। और वहीं जाकर इन 298 बीसी 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य डाइड बाय सल्लेखना
और संथारा। सल्लेखन या संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बना, जो कि मौर्य साम्राज्य का अगला शासक हुआ, जिसे हम जानते हैं बिंदुसार के नाम से। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, बिंदुसार। मगध में मौर्य वंश का अगला शासक बना बिंदुसार। और ध्यान रखेंगे, ही इज ऑल्सो नोन एज अमित्रोचेट्स एंड सिंघसेन। बिंदुसार को ही अमित्रघात एवं सिंघसेन कहा गया है। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंडोकोट्स के रूप में की गई है, ऐसे ही बिंदुसार का यूनानी नाम अमित्रोचेट्स है, इसे अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है। सर, मीनिंग ऑफ सल्लेखना? अब आपको सल्लेखन का मीनिंग भी चाहिए, ये लो भाई। मैंने कहा सल्लेखन, है ना? तो आप जानते होंगे, क्या नाम है आपका? अनुश्री। देखो, सल्लेखन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत जमा लेखन। जब सत जमा लेखन में संधि करेंगे, भाई संधि विच्छेद सल्लेखन का करेंगे तो सत जमा लेखन, यानी कि इसका मीनिंग है, इसका मतलब है सत्य का लेखा जोखा। सल्लेखन, सत्य का लेखा जोखा, ये तो इसका मीनिंग है जो आपने मेरे से पूछा, है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? जैन मान्यताओं के अनुसार जो जैन भिक्षुक उपवास रखकर और मौन व्रत धारण करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भाई जो जैन भिक्षुक होते हैं ना, वो अपने जीवन के अंतिम समय में खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, भूखे प्यासे रहकर धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे कमजोर होते हैं और एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दैट इज सल्लेखन, उसे सल्लेखन कहते हैं, इसे संथारा भी कहा जाता है। और जो ऐसा करते हैं तो जैन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसी क्रिया को जैन धर्म में या जैन मान्यताओं के अनुसार सल्लेखन या संथारा के नाम से जाना जाता है। और यही करके चंद्रगुप्त मौर्य की भी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। समझ गए बात? आसान सी चीज, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, मुझे आता सब कुछ है ना? लेकिन सब कुछ की आपको जरूरत नहीं है। मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन हर चीज या सब कुछ की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा गहराई में जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं या मैं भेजूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि सर 25 में से 3 क्वेश्चंस के लिए, 3-4 क्वेश्चंस के लिए आपने इतना सारा करवा दिया, है ना? चलिए खैर, बैक टू पवेलियन। बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स यानी कि अमित्रघात और सिंघसेन कहा गया है। अमित्रघात का मतलब, भाई मित्र का मतलब दोस्त होता है, तो अमित्र का मतलब शत्रु हो गया, शत्रुओं का नाश करने वाला,
है ना, शत्रुओं का नाश करने वाला ही क्या कहलाता है? अमित्र घात कहलाता है। इसके अलावा जैन मान्यताओं के अनुसार और जैन ग्रंथों के ही अनुसार हमें ज्यादातर जानकारी बिंदुसार के बारे में मिली है, और बिंदुसार के बारे में हमें यह जानकारी मिली है, ही हैड 16 वाइफ्स, इसकी 16 पत्नियां थी, और 16 पत्नियों में इसकी सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध पत्नी थी धर्मा, या जो सुभद्रांगी भी कहलाती है, क्योंकि उसी से जन्म हुआ था सम्राट अशोक का। जैन मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बिंदुसार हैड 101 सन्स, इसके 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था और फिर दूसरे नंबर पर था अशोक। और बिंदुसार तो अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि बिंदुसार के शासनकाल में इसका बड़ा पुत्र सुसीम वॉज गवर्नर ऑफ तक्षशिला, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की नॉर्थ वेस्टर्न कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी, एंड अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। और आप तो जानते ही हैं, अवंती की राजधानी उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती हुआ करती थी, जो कि मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी कहलाती थी। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, और इस तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम के द्वारा उस विद्रोह को नियंत्रित नहीं किया जा सका, तो फिर अशोक को भेजकर तक्षशिला का विद्रोह नियंत्रित करवाया गया बिंदुसार के द्वारा। एग्जाम में भी पूछते हैं कि बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पहली बार किसे भेजा था और दूसरी बार किसे भेजकर विद्रोह को नियंत्रित करवाया था। तो आप ध्यान रखेंगे, पहली बार सुसीम को भेजा गया, जिससे विद्रोह नियंत्रित नहीं हुआ, और फिर उसके बाद भेजा गया अशोक को। इसके बाद बिंदुसार से पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिंदुसार के दरबार में ही दो विदेशी राजदूत आए, दो फॉरेनर एम्बेसडर्स आए। सबसे पहला सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम का राजदूत था, जिसका नाम था डायमेकस। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे। सीरिया के शासक का नाम भी याद रखना है, एंटीयोकस फर्स्ट, एंटीयोकस प्रथम। और एम्बेसडर या राजदूत का नाम था डायमेकस। और ध्यान रखेंगे, इसी सीरिया के राजदूत डायमेकस से बिंदुसार के द्वारा 3 चीजों की मांग की गई थी। इसने 3 चीजें मांगी थी, एक मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर, और तीसरा एक दार्शनिक। सीरिया के शासक के द्वारा मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दी गई, लेकिन दार्शनिक को देने से मना कर दिया गया, यह कहकर कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध कौन सा होगा? अगर ऑप्शन में बृहद्रथ डायनेस्टी और हरियंका डायनेस्टी दोनों हो, अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो डेफिनेटली बृहद्रथ डायनेस्टी, लेकिन सही मायनों में एक्चुअली तो हरियक वंश को ही मगध का पहला राजवंश माना जाता है। हां, दोनों ऑप्शन में है, आपने अपने मन से सवाल बना लिया है, तो डेफिनेटली आप बृहद्रथ डायनेस्टी आंसर करेंगे, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। जिन एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा विदेशी राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया, वो इजिप्ट या मिस्र के शासक
फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड का राजदूत था जिसका नाम डायोनिसस था। तो दो नाम याद रखने हैं, डायमेस्कस, पहला डायमेकस जो कि सीरिया से आया था और दूसरा डायोनिसस जो कि इजिप्ट या मिस्र से आया था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई। हाँ, एक और चीज याद रखेंगे, याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब हम जैनिज्म पढ़ रहे थे कि जब वर्धमान गृह त्याग करके महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो उनकी मुलाकात मखली गोशाल से हुई। मखली गोशाल वर्धमान के साथ लगभग 6 वर्षों तक रहा, लेकिन उसके बाद उसने जाकर एक नए धर्म की स्थापना की जो कि एक भाग्यवादी धर्म था जिसे आजीविका सेक्ट या आजीवक संप्रदाय कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, बिंदुसार वॉज द फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट या ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था जो कि एक भाग्यवादी धर्म माना जाता है। सर यूपीएसआई बैच में काम आएगा? अरे भाई क्यों नहीं आएगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप यहीं से बना लेंगे। जी हाँ भाई, बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी इसमें कवर होगा भाई, बिल्कुल होगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि अगर यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बिंदुसार बाप हो जाएगा और बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। बाप तो चंद्रगुप्त मौर्य ही रहेगा, उसका उत्तराधिकारी रहेगा बिंदुसार। है ना सोचने वाली बात। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई और बिंदुसार के मरने के बाद मगध के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए एक गृह युद्ध शुरू हुआ जो कि लगभग 300 साल तक चला। माफ कीजिए, जो कि लगभग 3 साल तक चला। मैंने गलती से 300 बोल दिया, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। ठीक है, 3 साल तक चले इस गृह युद्ध में भाई, क्योंकि बिंदुसार चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी अगला शासक सुसीम बने, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। किसने? अशोक ने। 3 साल तक चले इस गृह युद्ध में अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स with an average of 33 brothers per year। 3 साल तक चले इस गृह युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई और अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर ही मगध के सिंहासन पर शासक बनकर बैठा अशोका द ग्रेट, अशोक महान। चलो भाई हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, अशोका या अशोक। नेक्स्ट इज अशोका या अशोक। 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक शासनकाल रहा अशोक का। और आप जानते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे महान शासक सम्राट अशोक लिखेंगे, अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त। अशोक ने राधा गुप्त की मदद से, अशोक ने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। इसने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। और ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू करने वाला सम्राट अशोक ही था। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के ही अभिलेख कहलाते हैं।
और ध्यान रखेंगे जिन्हें 1837 में सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। राधा गुप्त चाणक्य का ही शिष्य हुआ करता था और उसी की मदद से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई थी। अशोक के अभिलेख भारत में सबसे पुराने अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख भारत में सबसे पुराने अभिलेख कहलाते हैं, जिन्हें 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अशोक के नाम का उल्लेख हमें दो अभिलेखों से मिलता है। एक मास्की लघु शिलालेख, या जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मास्की माइनर रॉक एडिक्ट, और दूसरा देवनाम प्रिय अशोक राजा के नाम का उल्लेख हमें मिलता है गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में, या गुर्जरा लघु शिलालेख में। इन दोनों अभिलेखों से ही हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा, जो इसके द्वारा इसके शासनकाल में लड़ा गया एकमात्र युद्ध था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहां पर आज ओडिशा है वहीं पर कभी उसी को कभी कलिंग कहा जाता था, जिसकी कैपिटल तोसली हुआ करती थी। उस समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता था। उस समय कलिंग का शासक था नंदराज, जिसके बारे में जानकारी हमें एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन को लिखवाने वाला शासक चेदी वंश का सबसे महान राजा था खारवेल। एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल के द्वारा लिखवाया गया, और जहां से हमें ये जानकारी मिली कि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय वहां का शासक नंदराज हुआ करता था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर? तो इतिहासकारों का कहना है कि अशोक सम्राट ने कलिंग के शासक से कुछ हाथियों की मांग की थी, जिसे नकार दिया गया या जिस पर वो सहमत नहीं हुआ। इसीलिए अशोका अटैक्ड कलिंग, अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि इससे मन विचलित हुआ अशोक का, और कलिंग युद्ध के बाद अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाकर उपगुप्त के द्वारा इसने बौद्ध शिक्षाएं प्राप्त की और यह निकल पड़ा धर्म के मार्ग पर, और इसने कसम खाई
कि अब ये जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। इसीलिए अशोक के शासनकाल में लड़ा गया केवल एकमात्र युद्ध है कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध। इसके बाद ये पूरी तरीके से धर्म के मार्ग पर निकल पड़ा। और ध्यान रखेंगे, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका एनलाइटमेंट हुआ था। और शासनकाल के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी नामक स्थान पर गया, जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मानी जाती है, जिसका सोर्स है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेख, जो कहलाता है रोमनदेई इंस्क्रिप्शन या रोमनदेई अभिलेख। रोमनदेई अभिलेख से ही हमें जानकारी मिली है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और जब अशोक ने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो उसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अशोक का विवाह महादेवी के साथ हुआ, हु वॉज प्रिंसेस ऑफ अवंती, जो कि अवंती की राजकुमारी थी। और ध्यान रखेंगे, महादेवी से ही अशोक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महेंद्र, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अशोक ने इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। आप लिख सकते हैं, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हीं दोनों को भेजा था। अशोक ने एक और विवाह कलिंग युद्ध के बाद किया, कारुवाकी से। या कौरवकी से, जो कि कलिंग की राजकुमारी हुआ करती थी। और कलिंग युद्ध के बाद ही इसने कौरविकी या कारुवाकी के साथ विवाह किया था। इसके बाद इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। इसके अलावा भी अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अशोक के द्वारा भारत के 2 प्रसिद्ध स्तूप, सांची स्तूप और धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और धमेक स्तूप वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर। इसके अलावा अशोक ने ही श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में पशु बलि को प्रतिबंधित करने वाला यह सबसे पहला शासक था, और इसी ने भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों का भी निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेखों को हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं रॉक एडिक्ट्स यानी कि शिलालेख, एक कहलाते हैं पिलर एडिक्ट्स यानी कि स्तंभ लेख, और एक कहलाते हैं केव इंस्क्रिप्शंस या गुफा अभिलेख। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अशोक का जो सबसे पहला शिलालेख है उसी में प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस या पशु बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख हमें मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है 13th, जिसमें हमें कलिंग युद्ध या कलिंग वॉर का वर्णन मिलता है। वैसे तो शिलालेखों की संख्या 14 है, ऑब्वियसली सारे के सारे तो याद आपको नहीं करने हैं। अगर हम रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक मेजर रॉक एडिक्ट्स कहलाते हैं और एक माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि दीर्घ शिलालेख
और लघु शिलालेख। बिल्कुल वैसे ही जो स्तंभ लेख हैं वो भी मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स में क्या है डिवाइडेड। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल उसका उत्तराधिकारी बना और कुणाल के बाद उसका पौत्र यानी कि उसका पोता दशरथ अगला शासक बना। लेकिन आपको नाम याद रखना है, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक या लास्ट रूलर बृहद्रथ हुआ। इसी बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था जो कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करवाकर मगध में एक और राजवंश की स्थापना की गई जो कि पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसे भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश कहा जाता है एंड दैट इज नोन एज शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश। जिसे हम शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश के नाम से जानते हैं और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबाउट पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में और जानेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के डायनेस्टीज और विदेशी आक्रमणों के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।